हेलो। एक आदमी इधर देखते रहिएगा, हमको मैसेज करिएगा। चलिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। दूसरा बात था क्या कि आवर्त सारणी के 13 से 18 तक के ग्रुप के को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक में तत्व में अधातु, उपधातु, धातु होते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो NS2 NP1 से लेके 6 तक। अभी हम बता भी रहे थे, बोरन में शुरू किए थे तो पी में 1 इलेक्ट्रॉन था, कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन था, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन था। नहीं, उसके बाद हम लोग याद करते हैं इसमें कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में। तो 15 ग्रुप में कौन कौन सा तत्व होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोबियम। सारे के संकेत क्या होंगे, एन, कैपिटल एन, पी, एस, एस बी, बी आई, एम सी। 7, 15, 33, 51, 83, 115, मतलब वो 115। ये इसका क्या होगा, परमाणु का संख्या हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बात करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p3। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, p में 3 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 3s2, 3p3, इसका 15 का हो जाएगा। नहीं, Ne के बाद तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। लास्ट वाला एलिमेंट जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। और कहता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि 15 ग्रुप का दूसरा नाम क्या होता है, पिनिक्टोजेनस होता है। पिनिक्टोजन होता है क्योंकि इसमें कुछ तत्व का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 15 ग्रुप के फैमिली मेंबर। 15 ग्रुप के फैमिली मेंबर कौन कौन से हैं, एक बार बोलिए आप लोग, 15 ग्रुप के फैमिली मेंबर कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन किस अवस्था में रहता है, गैस की अवस्था में रहेगा ना। और ये भी इसीलिए ये दोनों के दोनों क्या है, अधातु है। दोनों के दोनों क्या है, अधातु है। गौर से देखिए। उसके बाद अगला क्या है, उपधातु। ये दोनों के दोनों क्या है, उपधातु। और लास्ट वाला क्या है, धातु है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर से आ रहे तो परमाणु का संख्या बढ़ रहा है, हाँ या ना। ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ तो परमाणु की संख्या बढ़ रहा है। परमाणु की संख्या बढ़ रहा है तो परमाणु की साइज भी बढ़ रहा है ना, त्रिज्या भी बढ़ रहा है। और क्या बढ़ रहा है, धातुविक गुण। और क्या बढ़ रहा है, धातु की गुण। मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले अधातु रहता है, फिर उपधातु हो जाता है, फिर क्या होता है लास्ट में धातु हो जाता है। फिर कहता है कि जब आवर्त सारणी के 15 ग्रुप के ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु का गुण बढ़ता है। ये बात अभी बताया है, नहीं बताया। परमाणु का त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। आयनिक क्षमता ऊपर से नीचे आने पे घटता है, क्योंकि परमाणु का त्रिज्या जो होता है इन्वर्सली होता है 1/, आयनिक क्षमता से। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसका साइज छोटा होगा। इसको ऐसे समझिए कि आप अपने घर से ज़्यादा दूर पे रह के पढ़ रहे हैं तो आपको घर का मैटर जल्दी पता नहीं रहेगा। तो इस यही तरह का हो गया कि मान लीजिए ऐसे समझिए कि यहाँ पर कोई नाभिक है, यहाँ पर क्या है, कोई नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो मान लीजिए पहले क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, KLMN ऐसे करके होता है, हाँ या ना। तो पहले K को भरता है, फिर L को भरता है, फिर M को भरता है। तो पहले उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। उसके जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ेगा उसका आकार बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा आयनिक क्षमता क्या होगा, घटेगा। मतलब आयनिक क्षमता का हम सीरीज बनाएंगे, आयनिक क्षमता का हम सीरीज बनाएंगे तो ये हम कहेंगे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक जो है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी नहीं या बिस्मथ। इसमें हम यदि क्षमता की बात करें तो सबसे बड़ा किसके पास होगा, नाइट्रोजन के पास। उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। ये श्रेणी बनेगा, ये क्या बनेगा, इसका सीरीज बनेगा। फिर कहता है विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी के 15 वर्ग का घटता है। मतलब देखिए ऊपर से नीचे आए हैं तो नीचे वाला का परमाणु संख्या अधिक है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या है, कम है। सबसे अधिक बात जो करेगा समझ जाओ सीधे। तुम्हारे क्लास में ही वीडियो बन रहा है, रिकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, नहीं बोर्ड पे देखो, बाकी या तो नोट्स में देखो। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कितना होता है, बोलिए 3 होता है नहीं। उसके बाद फॉस्फोरस का कितना होता है, 2.1 होता है। उसके बाद आर्सेनिक का कितना होता है, 2.0 होता है। उसके बाद एंटीमनी का 1.9। उसके बाद बिस्मथ का बोलिए ना एक बार, बोलिए सब लोग। तो इसमें जिसका परमाणु संख्या कम था, जिसका परमाणु संख्या क्या था, कम था, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आते तो घटता है या बढ़ता है,
घटता है। देखिए परमाणु की संख्या बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। परमाणु की संख्या बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। थोड़ा बहुत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे रुकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मैथ में 2 वन जा पढ़ते हैं ना, 2 वन जा से 21 जा पढ़ते हैं, स्क्वायर पता होता है आपको, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद रखते हैं, क्यूब याद रखते हैं, कुछ फॉर्मूला याद रखते हैं मैथ का, नहीं अलजेब्रा है, कुछ फॉर्मूला याद रखते हैं, तो आपको मैथ में क्या होगा, सवाल जल्दी बन जाता है। उसी तरह से केमिस्ट्री को जल्दी समझने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ABCD की तरह केमिस्ट्री का अल्फ़ाबेट यदि बात होगा तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। हर एक बच्चा को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आना ही चाहिए, ये बेसिक बात है। और देखिए आज का मेहनत आपको रिजल्ट जल्दी बना के देगा। कोई बच्चा मान लो तैयारी करता है कोई गवर्नमेंट एग्जाम का और वो जल्दी रिजल्ट बना लेता है, तो उसमें जो हम लोग बात करते हैं तो उसका वो बैक वाला कहानी आता है कि हमने 2 साल JEE नीट का तैयारी किया था, हमने बिहार बोर्ड में अच्छे से पढ़ा था। आज जो तुम अच्छे से पढ़ लोगे वही कहानी तुमको बन जाएगा कब का, जब तुम जॉब लोगे तब का। ये मेहनत तुमको उस दिन पता चलेगा, नहीं तो वहाँ पर 3-4 साल बेसी और मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, छोटा छोटा बात तुमको भारी पड़ जाएगा, छोटा छोटा बात क्या हो जाएगा, तुमको भारी पड़ जाएगा। इसीलिए पूरे ईमानदारी के साथ यदि क्लास में आते हो तो 100% लगन के साथ, कोई दूसरा टॉपिक नोट नहीं करेंगे, टॉपिक के बारे में समझेंगे, टॉपिक पे बात क्या हो रहा है, नहीं कोई एक्स्ट्रा नोटेशन नहीं करेंगे, पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और फिर देखिए रिजल्ट क्या होता है। आप लोग का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट की तरह। किसकी तरह, जैसे कोई भी भाषा सीखने के लिए अल्फ़ाबेट, इसीलिए कह रहा कि इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2NP3। जैसे देखिए 15 ग्रुप की बात हो रहा है, कितना ग्रुप की बात हो रहा है, 15 ग्रुप की। तो 15 ग्रुप में बताइए कौन कौन सा एलिमेंट्स है, नाम बोलिए आप लोग फटाफट। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नहीं, यहां तक हो गया। परमाणु संख्या की बात करें तो पहला में कितना होता है, 7, और दूसरा नहीं पता है तो कितना लिख देंगे, 8 जोड़ करके। तो 8 और 7 को जोड़िएगा तो कितना होगा, बोलिए 15। सब लोग बोलिए कितना होगा, 15। उसके बाद अगला कितना होगा, उसके बाद अब इस सब का क्या किए हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाले हैं। तो गौर से देखिएगा लास्ट वाला ऑर्बिट किस में गया है, 2s में गया है, 2p में गया है। तो 2s में तो पूरा इलेक्ट्रॉन है, 2s2 और 2p3, ये हो गया कितना, 7 का। NH2 का वैल्यू कितना होता है, 2 के बराबर, मतलब नहीं, हीलियम का 2, 2 4 और 3 7 पूरा है। नियोन है कितना होता है, 10, 10 2 12 3 15 पूर रहा है ना। तो एक चीज गौर करिएगा, ऊपर से नीचे जैसे से बढ़ रहे हैं संख्या, अब कितना बढ़ रहा है, ये पहले 2 था, फिर 3 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 4 5, उसके बाद 6। ये कंडीशन रहता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए। एक और चीज सीख लीजिए कि मान लीजिए 15 ग्रुप के अंदर जैसे हम नाइट्रोजन का लिखे तो हीलियम है 1s2 2s2 2p3 के लिए, तो 2s2 2p3, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है और संयोजकता कितना होता है। ऐसा कोई बच्चा है जो संयोजकता नहीं समझता है, हाथ उठा लीजिए। यदि नहीं समझता दोबारा फिर हमें ना समझाना पड़े, अभी टॉपिक चल रहा था अभी समझा देंगे। ऐसा कोई विद्यार्थी है जो संयोजकता नहीं समझता। हाँ, एक लड़का बोला कि नहीं समझते हैं। चलिए संयोजकता समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन का मैं बात करूँ तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2। तो इसका बाहरी कक्षा कौन है, ये इसे क्या है, हाँ कार्बन 6 हुई ना, 1s2 2s2 2p2। हम नींदों में पढ़ा लेंगे केमिस्ट्री, 3 दिन से नींदे में थे तो फिर भी पढ़ा रहे हैं, नहीं समझा मेरा बात। आप लोग सोचे कि नींद में पढ़ सकते हैं कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोलिए। इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, 2 इसका 2 इसका, नहीं 4 तक सेम रहता है।
क्या? वाइलेंसी। संयोजकता, संयोजकता, जितना वाइलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वही क्या हो जाएगा? वाइलेंसी हो जाएगा। तो 4 का यदि वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 है तो उसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा? 4। लेकिन जब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तब क्या होगा? तब क्या करेंगे? ऑक्टेट माइनस वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट माइनस मतलब 8 में से वाइलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा लीजिए, 8 में से 5 को घटाइए, कितना बचेगा? 3। तो 15 ग्रुप के संयोजकता क्या हो जाएगा? बोलिए 3। क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह से फास्फोरस का भी होगा। इसी तरह किसका होगा? फास्फोरस का भी होगा। उसके बाद देखिए दोनों से मिलकर के एक अमोनिया बनाता है, एक क्या बनाता है? फॉस्फीन बनाता है। जब मान लीजिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। फास्फोरस क्या बनाता है? फॉस्फीन बनाता है। देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। इसके ऊपर लोन पेयर होगा, इसके ऊपर भी क्या होगा? लोन पेयर होगा। करा नाइट्रोजन को छोड़ करके इस ग्रुप में सभी तत्व अपरूप को दर्शाते हैं। जैसे फास्फोरस के 3 अपरूप है, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। याद रहेगा कितने अपरूप है? कौन कौन? किसको छोड़कर? नाइट्रोजन फैमिली में किसको छोड़ करके सब अपरूप बनाते हैं? नाइट्रोजन को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? नाइट्रोजन एलोट्रॉप्स फॉलो नहीं करते हैं। बाकी नाइट्रोजन के छोड़ करके नहीं, नाइट्रोजन के छोड़ करके जो है फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सारे के सारे क्या फॉलो करते हैं? एलोट्रॉप्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा बात? कि क्या चीज को फॉलो करते हैं? एलोट्रॉप्स को। तो 15 ग्रुप के तत्व का नाम याद हुआ? बोलिए एक बार आप लोग। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें आप परमाणु संख्या बताइए सबका। 7, 15, 33, 51, 83 और 115 नहीं, लास्ट वाला में 115। याद रहेगा परमाणु संख्या? चलिए करा है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का आयनिक क्षमता अधिक होता है क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड आधा भरा हुआ रहता है। अभी ये बात हम बता सकते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो देखिए इसमें गौर से देखिएगा तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसके पी में कितना है? तो 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। इसीलिए नाइट्रोजन क्या है? आधा भरा हुआ है, इसीलिए नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब भौतिक विशेषता में देखेंगे तो नाइट्रोजन N2 गैस कैसा बनाएगा बॉन्ड? N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, पी पाई। और फास्फोरस जो होता है P4 के रूप में रहता है और किसके रूप में रहता है? वो ठोस के रूप में। मतलब ये ऐसा बंधन नहीं बनाता, वो इस तरह का बंधन बनाता है चैन की तरह। कौन? फास्फोरस। कौन बनाता है ऐसा? चैन की तरह। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। कुछ जनरल बात है, जैसे नाइट्रोजन जो है NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। मतलब ऐसे समझो NCl3 बनाता है और NCl5 नहीं बनाता है। कौन? नाइट्रोजन। तो मतलब एक बात याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का क्या होता है? ऑर्बिट छोटा होता है, जिसके कारण से ऐसा होता है नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं रहता है। वही फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस दोनों बनाता है। फास्फोरस जो है PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है, दोनों के दोनों बनाता है। क्योंकि फास्फोरस का परमाणु संख्या थोड़ा बढ़ जाता है, कितना होता है? 15। और उसमें क्या उपस्थित होता है? डी ऑर्बिटल उपस्थित रहता है। इसी के लिए तो इसको ऐसे समझेंगे कि नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, जबकि फास्फोरस ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों बनाता है। याद रह जाएगा। लाइफ में कॉन्सेप्ट एक के बार सीखता है, आज नहीं सीखोगे तो फिर दोबारा नहीं सीख पाओगे, फिर तरफ के वही हाल हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे हमको मिलते हैं जो साथ में MSc किए रहते हैं लेकिन केमिस्ट्री को बेसिक से नहीं जानते रहते हैं। केमिस्ट्री को बेसिक से नहीं जानिएगा तो आप दोबारा केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट को पूरे बेसिक आपका स्ट्रांग रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, किसके बारे में क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। नहीं, अभी कितना बेसिक बात बताए हैं हम आपको कि नाइट्रोजन किस अवस्था में रहता है? N2 के रूप में रहता है। और फास्फोरस किसके रूप में रहता है? P4 के रूप में रहता है। इसीलिए ये किस रूप में रहता है? गैस के रूप में रहता है। और ये किस रूप में रहता है?
ठोस के रूप में रहता है। अभी पिछले स्लाइड में बताया है कि नहीं बताया? इसका क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ रहता है, लेकिन फास्फोरस के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है। ऐसे पॉलीमेरिक चेन बनता है। क्या बनता है? पॉलीमेरिक चेन बनता है। पॉलीमेरिक चेन बनता है, ऐसे करके बनता है। तो इस बात को अभी हम पीछे बताए हैं आपको। एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर कि नाइट्रोजन जो है NCl5 नहीं दर्शाता है, जबकि फास्फोरस PCl5 दर्शाता है। क्यों? आपके नोट्स में इसका आंसर लिखा गया होगा, हाँ या नो? है? एस मनीषा लिखे हैं और आप लोगों के नोट्स में होगा, तो इसका आंसर पूछ देता है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है HW के रूप में करवाया गया था कि बिस्मथ जो होता है मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? जो जल्दी रिड्यूस होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है इसमें कॉन्सेप्ट। फिर से देखो, बेसिक बात हम फिर से कर रहे हैं। हम क्वेश्चन क्या बना रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। जो जल्दी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरह से जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है? बिस्मथ का ऑक्सीडेशन पावर कितना होता है? +5। कितना होता है? +5। ज्यादा होता है, सबसे हाईएस्ट शो करता है। वैसे नाइट्रोजन जो है -3 से +5 तक शो करता है, लेकिन बिस्मथ का +5। यहाँ +5 का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग संख्या उसके बता रहे हैं। तो ये कितना है? 5 है। इसीलिए क्या है? मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ज्यादा क्षमता रहेगा, जल्दी रिड्यूस होगा, तो क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में आपको बिहार बोर्ड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गिव द रीजन वाला कि आर्सेनिक जो होता है मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका कितना शो करता है? +3। एक ही बात याद रखना है कि बिस्मथ का ऑक्सीडेशन संख्या जो है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, जो जल्दी क्या होगा? रिड्यूस होगा। इसीलिए वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसमें क्या हो जाएगा? ये जल्दी क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, इसीलिए ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक रिएक्शन हम लोग पढ़े होंगे, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा होता है? तो यह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के जैसा होता है। क्या बात है नंदिनी, केमिस्ट्री लिख रही है क्या? केमिस्ट्री में ही आपको नेहा, आप लोग यदि मन नहीं लगता इस बैच में पढ़ने में, तो कहीं हम 11-12 बजे कर देंगे, खूब मन लगेगा, धूप में रहिएगा एकदम ने। तो बैच का मतलब है नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, रिडॉक्स रिएक्शन से समझिए। किसके समझिए? रिडॉक्स रिएक्शन से। यह एक प्रकार का क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें 2 रिएक्शन होता हो एक साथ। रेड ऑक्स, किसी को पता है इसके बारे में? बोलिए। रेड का मतलब क्या होता है? लाल। और ऑक्स का मतलब क्या होता है? बेल। लाल बेल नहीं, रेड मतलब क्या होता है? लाल होता है ना, हाँ या ना? और ऑक्स मतलब क्या होता है? बेल नहीं, लाल बेल। तो लाल बेल की अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं। रेड का मतलब तो यहाँ पर रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिस अभिक्रिया के अंदर एक बार में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, वो क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। उसको स्टॉप कर दो माउस से, नहीं होगा।